सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। और यहाँ पर यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में हम लोग आ चुके हैं और इसका जो वातावरण है वो आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत वातावरण है। प्रफुल्ल पांडे जी और यहाँ अशोक कुमार मलिक जी, और इस तरह से हम लोग जो है वो भ्रमण कर रहे हैं। चारों तरफ कुछ खतरे भी हैं यहाँ पे बताया गया है कि स्नैक्स वगैरह जो है ना, सांप वगैरह यहाँ निकल आते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, उनसे दूरी बना कर रहिए। वो निकलते हैं, वो सड़क पार करते होंगे। गिलहरी है, हाँ ज़्यादा वातावरण, हाँ गिलहरी वगैरह सब ये दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर पहले मोर दिखाई दिए थे गेट पे, मोर ने हम लोगों का स्वागत किया गेट पे। बांस हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं यहाँ पर, वृक्ष बहुत। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के प्रकृति के बीच में, इसको कहते हैं प्रकृति की गोद में, RJS PBH परिवार जो है पहुंचा है। और बहुत ही खूबसूरत बांस जो है यहाँ बहुत तरह के हैं। जानकारी लेंगे हम लोग, यहाँ के ऑफिशियल से, साइंटिस्ट वगैरह से बातचीत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 3 सदस्यीय टीम इस समय यमुना डाइवर्सिटी पार्क में पहुंच चुकी है, उदय कुमार मुन्ना जी के नेतृत्व में। साथ में हैं मलिक जी जो कि कवि हैं और स्पोक पर्सन हैं RJS पॉजिटिव मीडिया के। यहाँ पे हम लोगों का वेलकम किया गया है। यमुना डाइवर्सिटी पार्क के बारे में आगे जानकारी मिलेगी। उसके पहले हम बता दें, अमृत काल का सकारात्मक भारत, इसकी एक किताब पहले भी छप चुकी है, दूसरी किताब हमारी जनवरी में आने वाली है। हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जो भी प्रकृति से लेकर के जहाँ भी हमारी योगदान, हमारी भूमिका है, हम उसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। सकारात्मक भारत और एक भारत एक राष्ट्र के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जो इतिहास बना रहे हैं उसकी दूसरी किताब में वो सारी जितनी भी हमारी गतिविधियाँ हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उसमें अमृत काल का सकारात्मक भारत पार्ट 2 में वो सारी किताब छप करके इतिहास के रूप में आ जाएगी। हमारा जो भी योगदान है प्रकृति के रूप में, संसार को आगे बढ़ाने के रूप में, विश्व के रूप में, भारत के रूप में, हम अपने योगदान को तय करें, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे कुछ भी हो। हम अपने योगदान को तय करेंगे, सकारात्मक रूप से भारत को आगे ले जाएंगे। इसी संकल्प के साथ लगातार RJS पॉजिटिव मीडिया चल रहा है। आगे हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा बहुत ही अच्छे से वेलकम हुआ है। आगे यहाँ जो डाइवर्सिटी पार्क, यमुना डाइवर्सिटी पार्क है, उसके बारे में सारी जानकारी हमको मिलेगी। यहाँ पे मलिक जी भी हैं और 3 अच्छा खास सदस्य टीम है। जैव विविधता क्या है? धरती पर मिलने वाले सभी प्रजातियाँ, जैसे पेड़ पौधे, सूक्ष्म प्राणी, कीटाणु इत्यादि, उनकी विभिन्न किस्म, कुल योग का जैव विविधता कहा जाता है। इसके अलावा हमारे साथ में मलिक जी हैं, इसके बारे में अच्छे से सारी चीज़ें आगे विस्तार से बताएंगे। RJS पॉजिटिव मीडिया के स्पोक पर्सन मलिक जी। थैंक यू पांडे जी। Actually, when we think about nature and
whenever in the midst of our busy human lives we turn towards nature. In fact, this should not happen. Actually, we should always be saturated. We are surrounded. It is in our marrow. It is in our cells. We are connected. There is no separation. If we think that we are separate, we are already living an artificial life. This is happening. The sensitivity is increasing. I have seen it in my experience. People don't even like to talk about nature. The consumerist movement has taken them along paths which are highly wasteful. Highly wasteful. And the tragedy is our wonderful youth who should have curiosity for the fantastic diversity of nature, have all the curiosity expended upon things which are largely, according to my opinion, not of much worth. In fact, their energy needs to be diverted towards saving our planet Earth, which is in critical situation. At the same time, humans have blessings as well as curses in their makeup. We are being warned by scientists that we are heading towards the sixth mass extinction. And these are the people who should be listened to by everyone, to the last individual. And we have to remember that Earth is our only home at the moment. Stephen Hawking, he has passed away and is lying between Charles Darwin and Newton. He sounded warning time and again. And he said that Earth has to be saved from various angles, And now we are among very interesting people who have spent the prime of their life, it seems, studying nature, and trying to conserve nature. And I will be asking them, first of all, I would like to know when was the last bird census taken in this area? I think bird census is taken on Salim Ali's birthday. Is it true? Or at any other time also? No, in February. February every year. Okay. On second Sunday? Yeah. We do every year. In Delhi every year on second Sunday of February. Second week. Yeah. And how many birds are there in this area, as you said? In this, how many birds are there? How many birds are there? 190 plus. 190 plus. तो इस समय मैं उदय कुमार मन्ना, फाउंडर एंड नेशनल कन्वीनर ऑफ आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी, आरजेएस पीबीएच पॉडकास्ट और उदय वाणी। दरअसल क्या है कि ब्रह्मांड को अगर संतुलित करना है तो हमें नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि जो जीव जंतु हैं वो हमारे परिवार के अंग हैं। जैसे आरजेएस फैमिली में आप लोग भाई बहन के साथ बातचीत करते हैं, उसी तरह से हमें बातचीत करने के लिए पशु पक्षियों के साथ और जो जंगली जीव जंतु हैं उनको अपनाना पड़ेगा, अपने मन में बिठाना पड़ेगा। और इसलिए आरजेएस पीबीएच के जो ये पैनलिस्ट हैं, प्रफुल्ल पांडे जी, आरजेएस पीबीएच के प्रवक्ता जो हैं अशोक कुमार मलिक जी, यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों का दीदार किया जा रहा है ताकि आप लोगों तक ये संदेश जाए कि आपके जो बच्चे हैं उन लोगों को बराबर प्रकृति में जो चीज़ है जिसने गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, उसकी तरफ उनका एक जुड़ाव हो, भावनात्मक लगाव हो। और इसी भावनात्मक लगाव के साथ हम लोग इस वक्त जो हैं यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क जो दिल्ली में है और बहुत ही एक्सीलेंट काम करता है और जिसके डायरेक्टर डॉक्टर फयाज खुदसर हैं, सी आर बाबू साहब और डॉक्टर फयाज खुदसर जी हैं,
ये सब लोग जो हैं इसको बड़ी सेवा कर रहे हैं। और तमाम जो साइंटिस्ट हैं और हम लोगों के बीच में जो हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क की एजुकेशन ऑफिसर प्रीति बोहरा जी। तो प्रीति बोहरा जी इस जो लाइव हो रहा है यूट्यूब पे और जो रिकॉर्डिंग हो रही है जो यूट्यूब पे, डबल मतलब दो कार्यक्रम बनेंगे इस पे, और उदयवाणी और आरजेएस पीबीएच दोनों पॉडकास्ट पे इसको ऑडियो को प्रसारित किया जाएगा। उसके बाद इसकी रिलीज जारी होगी जो प्रिंट में आएगी। यानी हम लोगों का लक्ष्य है कि वीडियो, ऑडियो और प्रिंट, ये माध्यम जो सूचना क्रांति में हम लोगों को मिला है उसका भरपूर सदुपयोग करना और प्रकृति संरक्षण की ओर आगे बढ़ना। वर्ल्ड लाइफ वीक जो है यूनाइटेड नेशंस का 2 अक्टूबर, गांधी जी का सत्य और अहिंसा का, तो यही है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। और 7 अक्टूबर को आरजेएस पीबीएच के प्रतिनिधिमंडल यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क पहुंचे हैं। तो आइए प्रीति बोहरा जी से हम लोग जानते हैं, वो अब स्वागत भी करेंगी आरजेएस पीबीएच परिवार का, मीडिया फैमिली का, और आगे इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने वाले हैं क्योंकि एक से एक साइंटिस्ट जो है आप लोगों को बताने वाले हैं। तो धन्यवाद सर, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। और आपका मीडिया चैनल जो जिस तरह की न्यूज़ शेयर कर रहा है, पॉजिटिव मीडिया, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में। और मुझे लगता है कि इसको जितने भी यूथ अगर देख रहे होंगे तो वो ज़रूर सीखेंगे कि मीडिया के थ्रू पॉजिटिव जो है न्यूज़ भी आप तक आती है और वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बारी फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में। यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो बायोडाइवर्सिटी पार्क्स प्रोग्राम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पार्क है। ये जो पार्क्स हैं इनकी स्टार्टिंग हुई 2002 में। ये दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए, इनका एक कंबाइन एक वर्क है। और ये 2002 में स्टार्ट हुआ यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के नाम से। यहाँ की अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री आपको बताऊं तो ये यमुना नदी के बहुत किनारे है। और यहाँ पर जब टीम यहाँ पहुँची, उन्होंने जब सर्वे किया तो यहाँ की जितनी भी जो नेटिव वेजिटेशन थी, जो प्लांट्स थे, जो ग्रासेस थी, वो यहाँ से ख़त्म थी लगभग। और जीव जंतु भी बहुत कम थे क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो कम्प्लीटली लॉस हो गया था यहाँ से। तो बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च के बाद यहाँ पर दोबारा से उन चीज़ को लाया गया और बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू जो है सॉइल को दोबारा से इतना प्रोडक्टिव बनाया गया कि वहाँ पे ग्रासेस और प्लांट्स दोबारा से लग सकें। तो यहाँ पे आपने भी जितने भी प्लांट्स देखे, जो ग्रासेस देखी, वो यहीं की नेटिव वेजिटेशन है। और यहाँ पे हमने हैबिटेट क्रिएशन पे काम किया। जो भी जीव जंतु यहाँ से लुप्त हो गए थे और उनको वापस यहाँ पर उनका घर बनाया गया, वही उनके लिए ज़रूरी है। और यही अप्रोच मुझे लगता है आगे सक्सेसफुल भी है। इसके बाद बहुत से और पार्क जो है लाइन में आए, जिसमें अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्क है। वो अरावली की जो रेंजेस हैं उसके फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने में बहुत मदद कर रहा है। तो अगर हम यमुना की बात करें दिल्ली में, तो यमुना के किनारे बसे हुए 2 पार्क हैं, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क और रिसेंटली जो एक अभी आया बना वो है कालिंदी बायोडाइवर्सिटी पार्क। इसी तरह अरावली हिल रेंजेस की हम बात करें तो जो अरावली दिल्ली में है उसमें अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, तिलपत वैली, तुगलकाबाद, नीला हौज और कमला नेहरू रिज, ये 5 पार्क हैं। तो कुल मिलाकर 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क आप दिल्ली में जो है देख सकते हैं, आप घूम सकते हैं। आज का जो स्पेशल डे है इस पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी। हम 2 तारीख से 8 तारीख तक, जैसा सर ने बताया, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस बार का जो थीम है वो यही है कि जो नेटिव फ्लोरा फौना है उसको कंजर्व करना। और बहुत इंटरेस्टिंगली हमने इस बारी जो चूज़ किया, हमने ड्रैगन फ्लाई और डेमसल फ्लाई को चूज़ किया सर्वे करना, जो इस समय जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक हमें दिख रही है। मॉनसून के बाद अगर हम देखें तो ड्रैगन फ्लाई, डेमसल फ्लाई बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगी। इनकी ब्रीडिंग भी होती है, इनको खाने को भी बहुत अच्छा मिलता है। और इस टाइम पे हम इनकी गिनती करते हैं हर साल। और इस बार हमने इनवाइट किया बहुत सारे कॉलेजेस को, दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे स्कूल्स को हमने इनवाइट किया, बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ जो दिल्ली एनसीआर में, उनको इनवाइट किया। तो हमारे पास बहुत से कॉलेजेस ने अपना स्टूडेंट्स को भेजा। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का अगर हम हिंदू कॉलेज की बात करें, सत्यवती कॉलेज है, दयाल सिंह मॉर्निंग कॉलेज और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। और इस बारी हमारे पास दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, जिसको हम पॉलीटेक्निक के नाम से जानते हैं, उन बच्चों ने भी आके बहुत अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंट योगदान दिया। तो लगातार 3 दिन से बच्चे यहाँ पर आए। सुबह 9 बजे से पहले बच्चे खूब एनर्जेटिक यहाँ पर आए, इकट्ठे हुए
और उन्होंने बहुत भारी संख्या में अपनी यहाँ पे प्रेजेंस दी। हमने उन्हें अलग अलग टीम्स में डिवाइड किया और उसके बाद हमने अलग अलग रास्ते चुने जिन्हें हम ट्रेल्स बोलते हैं, और उन ट्रेल्स पे हम बच्चों के साथ हमने 2 घंटा स्पेंड किया और सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड, सबके हाथ में अपनी अपनी शीट और अपने अपने मोबाइल फ़ोन सबके रेडी, कुछ कैमरा के साथ भी आए थे। और हमने यहाँ पर बहुत सी ड्रैगन फ्लाइज़ और डेमसेल फ्लाइज़ की प्रजातियाँ जो हैं ढूंढी और कुछ हमें नई भी मिली। और उसके बाद हमने जाना कि उनका क्या हैबिटेट है, वो किस जगह पर ज़्यादा दिख रही हैं। कुछ सर्वे करते हुए बच्चों ने पाया कि कुछ पानी के पास ज़्यादा थी, कुछ दलदल के पास ज़्यादा थी, कुछ ओपन एरिया ग्रासलैंड्स में ज़्यादा थी। बच्चों ने उनकी एग लेइंग एक्टिविटी देखी और ये जाना कि ये यहीं पर ज़्यादा क्यों मिल रही हैं, हमारे घर के आसपास क्यों नहीं ज़्यादा मिलती। तो कुछ ऐसे सवाल थे बच्चों के जो हमें भी बहुत रोचक लगे और ये बच्चों ने सवाल पूछे कि हम इनकी गिनती क्यों कर रहे हैं। तो उनको बताने में हमें भी बहुत मज़ा आया कि ड्रैगन फ्लाई और डेमसेल फ्लाई जो है इन्हें हम नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोलर ऑफ डिजीज़ेज़ के नाम से जानते हैं। ये साफ़ पानी में अपने अंडे देती हैं और अपनी जीवन जो चक्र है उसको कंप्लीट करती हैं। तो वहीं पे जो मस्कीटोज़ हैं, हम जानते हैं दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम है मस्कीटोज़ से, उनको वो भी अपने जो है एग लेइंग वहाँ करते हैं और ड्रैगन फ्लाई और डेमसेल फ्लाई उनके लार्वा और एडल्ट मस्कीटोज़ को खाती हैं, अपना भोजन बनाती हैं, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इस तरह से हमने अपने 3 दिन आज के बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों के साथ कंप्लीट किए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑर्गेनाइज कराता है हर साल और बच्चे उसमें और दिल्ली के सिटीजन्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैं डॉक्टर फैज़ल जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं सर एंटोमोलॉजिस्ट हैं, सर का स्पेशलाइज्ड एरिया, सर को मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ। सर थोड़ा हमें और ज्ञान देंगे इस बारे में। जैसा अभी मैडम ने जैसा अभी मैडम ने आपको बताया, दिल्ली में अभी हमारे 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं। दिल्ली में हमारे अभी 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं और ये काम हमने आज से 18 साल पहले शुरू किया था और इसके प्रणेता हमारे लेजेंडरी देश के जाने माने इकोलॉजिस्ट प्रोफेसर CR बाबू साहब हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया फर्स्ट टाइम और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण साथ आए और दिल्ली में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने का कार्य शुरू हुआ। तो जैसा अभी बताया, इस वक्त हम लोग ड्रैगन फ्लाइज और डेमसेल फ्लाइज का सर्वे कर रहे हैं, पिछले 3 दिन तक किया और ये हम सिटीज़न साइंस अप्रोच से करते हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स को या कॉमन पीपल को जो इंटरेस्टेड हैं नेचर कंजर्वेशन में, उनको इनवाइट करते हैं और वो हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं और फिर एक रास्ते पर चलकर, ट्रांजिट पर चलकर अलग अलग स्पीशीज़ को फोटोग्राफ किया जाता है, नोट किया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। तो अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो ड्रैगन फ्लाइज और डेमसेल फ्लाइज वो क्रिएचर हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर सबसे पहली उड़ान भरी और वो थी डायनासोर के समय पर। और ये क्रिएचर्स उस समय से आज तक उसी तरह विद्यमान है इस पृथ्वी पर और बहुत से जीव आए और गए, इंसान ने भी जन्म लिया, इंसान आगे तक पहुंचा, पृथ्वी में बहुत से बदलाव आए, लेकिन ये जीव उसी तरह बने रहे। और पूरी दुनिया में कोई इनकी 5000 प्रजातियां मिलती हैं और हमारे देश में, भारतवर्ष में कोई 500 प्रजातियां ड्रैगन फ्लाइज और डेमसेल फ्लाइज की मिलती हैं। दिल्ली में कोई 50 स्पीशीज़ के आसपास रिकॉर्डेड हैं, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से दिल्ली में 50-51 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो समय समय पर पिछले 100 सालों में रिकॉर्ड हुई हैं। हमने जब से बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने शुरू किए तो इनका पर्यावास डेवलपमेंट पे हमारा मेन जोर रहा, जो कि वेटलैंड्स होते हैं और छोटे छोटे वेटलैंड्स जिसमें एमरजेंट वेजिटेशन हो, जैसे टाइफा हो, फ्रेगमाइटिस हो, तो सेजेस हो, तो ऐसे वेटलैंड्स इनका अच्छा हैबिटेट बनते हैं। क्योंकि इनका लार्वा पानी में रहता है, ये एम्फीबियस इंसेक्ट्स हैं, आधा जीवन चक्र इनका पानी में बीतता है और आधा ज़मीन के ऊपर बीतता है और इनकी लार्वल लाइफ काफ़ी लंबी होती है, 6 महीने के तकरीबन ये पानी में गुजारते हैं और उस दौरान ये मस्कीटो लार्वे का भक्षण खूब अच्छे से करते हैं। तो ये मस्कीटो को एक तरह से सोर्स पर ही किल करते हैं
और एडल्ट ड्रैगन फ्लाइज और डैमसेल फ्लाइज मॉस्किटो को खाती भी हैं और वो खुद भी प्रे हैं बहुत सारी बर्ड्स का और बहुत सारी फिशेस का। तो इनका एक मेन स्थान है जो फूड चेन है वेटलैंड इकोसिस्टम की, उसके अंदर। तो इस साल जैसा कि हमने अभी तक पाया, अभी हमारा हालांकि फाइनल डेटा वर्कआउट नहीं हुआ है, हमें तकरीबन सभी पार्कों में मिला के तकरीबन 25 स्पीशीज़ के आसपास रिपोर्ट हुई हैं और यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में हमें कोई 21 स्पीशीज़ मिली हैं, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है और काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मैं अब मेरे सीनियर कुलीग डॉक्टर एम शाह हुसैन जो साइंटिस्ट इंचार्ज हैं अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क से पधारे हुए हैं, उनको हैंड ओवर करना चाहूँगा, वो अपने ख़यालात से कुछ रूबरू कराएं। धन्यवाद फैसल। मुझे लगता है कि हम लोग जो प्रकृति को संरक्षण की जो बात हम कर रहे हैं उसमें मीडिया जो है एक बहुत बड़ा माध्यम आज के ज़माने में है और उसके बिना हम जो काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल वर्क है कि हम कंजर्वेशन या नेचर को कंजर्व कर रहे हैं। लेकिन ये जो माध्यम है मीडिया का, जब तक उसको हम नहीं बताएंगे अपने कामों को तब तक शायद जनरेशन्स को या मासेस को नहीं मालूम होगा और हमारा प्रयास विफल होगा। तो जो ये जैव विविधता उद्यान, ये बायोडायवर्सिटी पार्क्स जो दिल्ली के बने, ये दिल्ली की कभी लाइफलाइन हुआ करती थी, जो दिल्ली के दो लैंडफॉर्म्स थे, यमुना और अरावली के पोर्शन। बट एक बीते समय होने के बाद जब दिल्ली का विकास हुआ तो शायद ये दोनों ही लैंडफॉर्म दिल्ली के अपनी जो एक इकोसिस्टम सर्विसेज है या जो सुविधाएं हैं, ये जो बेसिक नीड है आपकी, साफ़ हवा, साफ़ पानी और साथ में एक सुकून, ये दिल्ली से ख़त्म हुआ। तो दिल्ली के विकास के लिए आप और जो जंगल है वो एक समाज होता है, वो जंगल एक समाज होता है, उस समाज में सभी रहते हैं और इंसान उस समाज का एक हिस्सा है जंगल का। तो जंगल के अंदर अगर और चीज़ें नहीं हैं तो शायद इंसान का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो दिल्ली की जब जनसंख्या बढ़ी 20 लाख से लेकर के आज 2 करोड़ की आबादी और उसमें हमारे करीब 1.5 करोड़ व्हीकल, तो ये 3.5 करोड़ की आबादी उसी इन्वायरमेंट में सांस ले रही है। वो सांस ले रही है, गंदी सांस ले रही है, साफ सांस ले रही है, क्योंकि सांस लेने के 2 माध्यम हैं, एक पानी और दूसरी हवा। ये दोनों ही दिल्ली के उसमें बिल्कुल बेकार है, ना पानी आपका साफ़ है ना हवा साफ़ है। तो ये प्रयास हुआ, हमारे कलीग्स ने सारों ने बताया उन्होंने कि भाई किस तरीके से ये एक रेफरेंस मॉडल बनाए गए, जो ये मॉडल जैव विविधता उद्यान दोनों ही लैंडफॉर्म्स बने और 7 जैव विविधता उद्यान हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये जो समाज है जंगल का, जब तक वो समाज जो यहाँ था रहता था, जब तक आप इस्टेब्लिश नहीं करोगे तब तक आपको वो सुविधाएं नहीं मिलने वाली हैं। दिल्ली में पार्क बहुत सारे हैं, लेकिन शायद जो सुविधाएं दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क देते हैं वो नहीं दे पाते उन और प्रजातियों को और उनको। तो ये एक प्रयास हुआ कि हम हज़ारों साल पहले की चीज़ों को यहाँ वापस लाएं ताकि उनका एक घर बने, और एक प्रयास हुआ और एक एफर्ट हुआ कि वो चीज़ें वापस आएँ और उनके लिए एक हमने घर बनाया, एक समाज बनाया उसका। वो चाहे वाटर बॉडी हुई, चाहे वो जंगल हुए या ग्रासलैंड हुए, ये सारी चीज़ें जब बनी तो शायद वो वापस आएँ। ये एक इशू है कि आपने संरक्षण की बात करी। अब आई कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कैसे ख़त्म हो। तो पॉल्यूशन जब ख़त्म हो आपका, वो कैसे होगा? वो एक इंडस्ट्री आपकी सिर्फ और सिर्फ जंगल ही की वजह से हो सकता है, और उसमें बहुत कम खर्च में आप दिल्ली को साफ़ हवा और दिल्ली के पॉल्यूशन को, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो। तो जैव विविधता उद्यान एक नायाब, एक यूनिक एग्जाम्पल बन निकल करके आया कि ये सारा पॉल्यूशन दिल्ली का यहाँ पर ट्रैप हो रहा है आज। और हमारा प्रयास ये है कि हम कितना पॉल्यूशन यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं दिल्ली का, कितनी साफ़ हवा हम दे रहे हैं, कितना हम ऑक्सीजन यहाँ से दे रहे हैं, कितनी हम क्वालिटी जो है क्लीन एयर दिल्ली के उसमें मिक्स कर रहे हैं। ये सारा एक प्रयास जो जैव विविधता उद्यान का है। तो अलग अलग इसके पहलू हैं, अलग अलग इसके पहलू। एक संरक्षण हो गया, दूसरी बात दिल्ली के लोगों को एक क्वालिटी लाइफ, एक अच्छी लाइफ देने के लिए हम क्या प्रयास करें कि वो जो है हमारा
वो एक प्राकृतिक समाधान हो, हमारा कोई आर्टिफिशियल समाधान ना हो कि हम पानी छिड़क रहे हैं, नहीं, हमारा प्राकृतिक समाज हो जो सस्टेनेबल हो, जो चल सके, जो एनर्जी एफिशिएंट हो, जिसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ना खर्चा करना पड़े एक्सेप्ट कि हम अपनी नेचुरल एनर्जी को साइकिल कर रहे हैं। तो ये हमारा जैव विविधता उद्यान में प्रयास रहा है और आज शायद जब हमने यहाँ प्रयास बनाया, जंगल को बनाया, तो शायद कोई जानवर हम यहाँ लेके नहीं आए। जैसे हमने उनका घर बनाया, देखिए एक होता है होम और एक हाउस है रेंटेड, होम आपका अपना घर होता है। तो हमने यहाँ पर उनके लिए होम बनाया। होम मतलब बैठने की जगह, खाने की जगह, घूमने की जगह, उनके प्रजनन की जगह, ये सारी चीज़ जंगल का पार्ट होता है। और उसके साथ साथ इंसान को भी हमने अट्रैक्ट किया यहाँ पर, ताकि उसको एक यहाँ पर सुकून मिल सके। वो सुकून जो कभी मिला करता था वो पॉकेट्स में आजकल हैं, जो जैव विविधता उद्यान के फॉर्म में हैं। तो इस तरीके के मॉडल्स, मेरा अपना रिकमेंडेशन है कि हर शहरों के अंदर इस तरह के मॉडल बनने चाहिए, तभी हमारी लोकल प्रजातियां बचेंगी और संरक्षण होगा। और साथ साथ में जो चौथा पिलर हमारा स्तंभ है, ये मीडिया और उसके बाद निजी एजुकेशन, ये दोनों पिलर मिल करके संरक्षण को और भी बढ़ावा देंगे। और इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। We are glad to listen to the scientists and this needs to be spread to others also, and in fact it is being spread also, as she has said that university students have been associated with the counting of these dragonflies and damselflies, and they have been exposed to nature. One small question. After you have exposed them to nature and involved them in actively, doing something for nature, like this counting of dragonflies, and also you have talked to them about so many other things incidentally, it must have left an impression on them. Now, would it be correct to say that sometimes we do not follow up with those people who come here? We have to follow up. I would like to ask you, what effort has been made in the first instance to identify sensitively among these people who are really emotionally, enthusiastically attracted to nature, to identify them? Secondly, this requires a human response to humans. And secondarily, because I consider it very important that follow-up action is very, very vital. So do you make effort to be in touch with at least those identified youth who obviously exhibit extraordinary enthusiasm and emotional response to nature? Because these are the people who will be coming up to contribute more and more. Not everyone will contribute, we know. Not everyone will contribute. But a minority will take the planet forward. Not everyone will take that. Not everyone will take that. I would like to know. One by one, if you can answer my question. She's the example, she will tell us. सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। सर मैं इस बात पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमने जो स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट किए वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक कंपलसरी पेपर पढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन ग्रेजुएशन में, जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज़ कोर्स। तो उनका एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है फील्ड विजिट करना। वेटलैंड एंड इकोलॉजी का एक पेपर वो पढ़ते हैं जिसमें उन्हें जाकर वेटलैंड्स देखने हैं और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। तो जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होकर आए वो इस बेसिस पर आए सर। और सेकेंडली हम
जैसे हमने बच्चों के रिस्पॉन्सेज से देखा, वो अभी से हमसे आगे आने वाले इवेंट्स की और इंक्वायरी करने लगे कि आपका अगला इवेंट जो नेक्स्ट वीक होगा, क्या हम उसमें आ सकते हैं। और फिर हमने उनको एक लॉन्ग लिस्ट बताई कि अब इसके बाद विंटर्स में जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स हमारी रहेंगी, तो आप हर कुछ दिनों के बाद कुछ मंथ्स में आप यहाँ आ सकते हो, आप बर्ड काउंट के लिए आओगे। फिर उसके बाद आप वर्ल्ड वेटलैंड डे जब सेलिब्रेट होगा आप तब आओगे। और इनमें से जो हमारा प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहा है, ये बच्चे हमारे साथ सालों साल टच में हैं, that's very good. एंड दे लव टू डू द वॉलेंट्रली टास्क फॉर द पार्क्स। सिर्फ यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में नहीं, वो सातों पार्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसा उनको कन्वीनियंट होता है बच्चे वहाँ पर कुछ जो है, आज मैंने देखा फोटोग्राफी में बहुत एक्सीलेंट उनका रिजल्ट आ रहा था, सो दे आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स फोटोग्राफी। तो उनको लगा कि शायद मैं एक लाइन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की भी अपनी कोई चूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कुछ ऐसे थे जो रिपोर्ट राइटिंग में बहुत अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। कुछ ऐसे थे जिन्होंने डेटा को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट किया। जब उनका डेटा मैंने देखा तो उन्होंने बहुत अच्छे से टैली यूज करके और कैलकुलेशंस करके अपना एक बहुत ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट उन्होंने डेटा किया। तो मुझे लगता है यहाँ से इस एक्टिविटी से उनकी मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी अभी 2020 में बोला कि हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट पे भी बात करनी है। तो मुझे लगता है कि जो थ्योरी कोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं उनके साथ अगर हम ऐसी फील्ड की एक्टिविटी हर कुछ मंथ में उनको प्रोवाइड करा दें, तो हम शायद अपने लक्ष्य जो हमारे हैं शिक्षा नीति की उनको पूर्ण कर पाएंगे। और जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं सर, वो तभी पूरे हो सकते हैं जब बच्चे प्रैक्टिकली फील्ड में आएंगे, सिस्टम को समझेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर उसके सोल्यूशन पे वर्क करेंगे। Wonderful. And I'm glad to know that there is an association on a longer term. Yes, yes. I would like few more things also. Since I am here since last 18 years, I have seen many students who first visited this park Oh, that's very interesting. as a school student, as a 9th class student, as a 10th class student. Then they again came here as an undergraduate student, and then they again came as a researcher in environmental science or wildlife. That throws a lot of light on my question. And our Preeti Bora herself, she is an example. She visited this park as an undergraduate student first of all. Thereafter, she chosen MA in environmental studies and made this as her career. I'm thrilled by Yes. this information. My second question will be a very short one. You have mentioned that you have created it again, this habitat, and then other things follow, But I also understand that nature is so fertile that merely if you leave things undisturbed, there will be a gradual takeover of species. Here the Jamna is there. So naturally there is those who study nature, they know how they gradually take over. One species after another goes on taking, because nature will recover, will reclaim its own. So I will give credit to you for expending so much effort, because so much disturbance has been avoided. Otherwise, if we only leave places undisturbed and only ensure that disturbance does not come from any quarter, things will. But probably by your intervention, I can assume that you have hastened the process. Am I right? You might have hastened the process. I will come back to Yeah. one question. That you are saying that leaving the system as it is. This is a very nascent ecosystem. This is a very new one, where you have a species missing link. A species missing link means the communities are not established as you find in mature forest. And those forests are of the millions of years of age. Okay? So it is just 18, 20 years. Maybe that out of
1,000 species or 50,000, you have only 500 or 1,000 species, and their roles are not definite. So you have to intervene. If you're living at the early stage, maybe that weeds will take over. Weeds may be in the form of either animals or plants. So weeds are crows, weeds are manna, weeds are other urban birds, and weeds are vegetation also. Whereas what happens in natural forest, I'm talking about ecology. What happens in natural forest? You have wild animals, and there are 100 communities there. There they defecate, they urinate, and they are deterrent to many of the animals where weeds do not come. Like you see outside the example, the peafowl is feeding. It is feeding some of the weeds also. So that weed is being controlled by this. So forests are being managed by animal communities. If those communities are not there, the forest will not be, so it will become weed. How? The Prosopis juliflora comes only because their leaves, they do not decompose, the animals do not come, the insects, they do not come over there, and the soil become brittle. So this is what the functioning is, just stopped there. So you cannot leave that ecosystem at the very early stage until unless you reach to the natural ecosystem level of species composition, then only. I will quote one example of this. Suppose the fox urine is deterrent to the porcupines. Porcupines. Okay? If they urinate, the porcupine doesn't come over there. And the regeneration of lakhs of species of plants, they never come out. So the patches are browsed by animals. This is what the very tricky subject of that. So those patches where porcupines are not, they regenerate. Yes, yes. अब हमारे राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क को सकारात्मक भारत उदय की किताब भेंट स्वरूप लाइब्रेरी को देंगे। अमृत काल का सकारात्मक भारत की जो पहली किताब हमारी छपी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ इंस्टीट्यूशंस को इस किताब को देंगे जो अमृतकाल का सकारात्मक भारत 6 अगस्त 2023 को राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में आरजेसियंस ने लॉन्च किया था। और आप जानते हैं कि ये सकारात्मक पत्रकारिता सकारात्मक भारत निर्माण का एक दस्तावेज है। 150 कार्यक्रम हर शनिवार हर रविवार आरजेएस वेबिनार करके ये किताब तैयार की गई है और ये 2047 तक का अभियान है। हर साल 2 किताब आएगी। 21 जनवरी 2024 को इसका भाग 2 आएगा, अमृतकाल का सकारात्मक भारत का। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का पूरे भारत में सबसे बड़ी जन भागीदारी हो रही है। तो जहां भी इंस्टीट्यूशंस में आरजेएस पीबीएच परिवार जाएगा वो न केवल खबरें देगा बल्कि एक किताब उस इंस्टीट्यूशंस को प्रेजेंट करके आएगा। और यमुना बायोडायवर्सिटी जो दिल्ली का है वहाँ उनके लाइब्रेरी के लिए ये किताब जो है प्रदान किया जा रहा है आरजेएस पीबीएच के प्रतिनिधिमंडलों के साथ। तो आज फैजल साहब, डॉक्टर साहिल साहब और प्रीति बोहरा जी, सभी लोगों का आरजेएस पीबीएच की ओर से धन्यवाद। हम लोगों का बहुत अच्छा वेलकम किया गया और हम लोग विजिट भी करेंगे और विजिट की अलग से आएगी वो चीज़ें। ये वेबिनार को यहाँ पर मैं आरजेएस जो टेक्निकल टीम है उसका भी आभार व्यक्त करूँगा इसको यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए, लाइव प्रस्तुत करने के लिए। और इसके साथ ही ये जो यमुना डाइवर्सिटी पार्क में आरजेएस पीबीएच का विजिट का जो कार्यक्रम था और जो पॉजिटिव मीडिया डायलॉग हुआ उसके लिए आप लोग ने देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए।